सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ये हम लोग पॉलिटी के 200 एमसीक्यू कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 200 एमसीक्यू। तो उसी की श्रेणी में, उसी की सीरीज में, उसी के सीक्वेंस में ये आज दूसरा दिन है जिसमें आज हम लोग 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कल भी हमने 25 एमसीक्यू डिस्कस करे थे, आज भी हम लोग 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और आज साथ साथ में जो कल एमसीक्यू डिस्कस किए थे उनका क्विक रिवीजन भी होगा। सो दोनों चीजें होने वाली हैं, क्विक रिवीजन भी होने वाला है और साथ साथ में आपका जो है आज के नए जो है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। सो यदि ये टोटल 200 एमसीक्यू आप यदि देख लेते हैं और इत्मीनान से सही तरीके से कर लेते हैं तो ये बात तो क्लियर है कि बड़े आसान तरीके से आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो आप एक बार सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी के सभी लोग सेशन को शेयर कर लें ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी। और जितने भी नए साथी लोग हैं आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि हम लोग ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ओके, सो आर्या कुमार और विकास जी आप सभी लोगों का स्वागत है। अर्शदीप जी आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ना, तो उसका आंसर सी होगा जो आप कल जो क्वेश्चन किया था, आज फिर से वो क्विक रिवीजन में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को एक एक करके। लास्ट में 25 क्वेश्चन क्विक रिवीजन में है, उनको हम बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे जो हमने कल किए थे। सो जिस भी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है वो अभी देख लेना। अभी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस क्लास की बाद, तो पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप बहुत शानदार तरीके से ये प्लेलिस्ट यदि आप देख लोगे तो पॉलिटी के आपके मैक्सिमम डाउट आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। चलिए, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हम लोग फर्स्ट बहुत शानदार तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखने की कोशिश करते हैं। एक बार सभी साथी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई है और कहां पे देश, अलग अलग देशों की बात करें सो कौन कौन से देशों में न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की गई है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य होता है ये है कि यदि विधायिका के द्वारा, आप बहुत साधारण तरीके से समझ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे से समझेंगे। तो विधायिका के द्वारा, है ना, विधायिका के द्वारा यदि विधायिका के द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है या फिर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और यदि वो संविधान के तर्क संगत नहीं है, संविधान की लाइन में नहीं है, संविधान की दिशा में नहीं है, तो ऐसे कानून को नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। न्यायपालिका के द्वारा ऐसे कानून को शून्य घोषित किया जा सकता है। ये आता है जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में। और जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास ही जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। यानी कि ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से आप देखोगे तो ये विधानसभा या विधान पालिका या संसद की मनमानी को रोक रहा है, साथ साथ में ये कार्यपालिका की मनमानी यानी एग्जीक्यूटिव की मनमानी को रोक रहा है। सो ऐसी ऐसी स्थिति में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है न्यायिक पुनर्वलोकन। संविधान में इस पर्टिकुलर शब्द के बारे में कोई बात नहीं की गई है, संविधान में ऐसा कोई शब्द कहीं पे नहीं लिखा गया जुडिशियल रिव्यू नाम का। और महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, साथ साथ में ये हमने देखा है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो देशों में ही ये पर्टिकुलर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, एक तो इंडिया में है और एक यूएसए में। सो इंडिया और यूएसए में दो देशों में ये कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का। सो ये महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे।
और साथ साथ में आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझते चलेंगे, बहुत आसान है सब कुछ। हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ये 200 क्वेश्चन में से आपको ही मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो अभी आप लोगों के मैं आंसर्स नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अभी हम लोग ये 200 क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद क्विक रिवीजन करेंगे, उसमें भी देखेंगे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कितना तेजी से आप लोग सीख पा रहे हैं। सो डेली हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, अब ये आपको बताना है कि हाउ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है और भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है। तो यहां पे दोनों में अंतर बताना है आपको, सवाल आपके सामने है। यह कह रहा है कि सर वास्तविक और नाम मात्र का दोनों प्रकार की कार्यपालिका होती है, तो क्या ये ब्रिटेन में होती है? तो जवाब होगा यस, ये ब्रिटेन में भी होती है और ये यहां पे भी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जानते हैं कि जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिव रूप से जिम्मेदार है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये बात तो, और ऐसी स्थिति ये सामूहिक उत्तरदायित्वता की बात जो है या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ये कॉन्सेप्ट ही हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से। सो ऐसी स्थिति में दोनों में कोई भी असमानता नहीं, यहां पे भी। और द्विसदनात्मक विधायिका यानी लेजिस्लेचर जो है अपर हाउस और लोअर हाउस होंगे, इस तरीके की व्यवस्था भी वहां पे है और यहां पे भी है, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। अब लेके हम देखेंगे कि न्यायिक पुनर्वलोकन, जिसे हम अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कह रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ब्रिटेन में नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि ये जो संकल्पना है यानी जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो अमेरिका में है और साथ साथ में भारत में है, बस इन दो देशों में ही ये जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना है। सो ऐसी बातों को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग अच्छे से याद रखते चलेंगे। सो आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के संदर्भ में। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है, यानी कि जो बेसिकली इंडिया में आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट, आप जानते हो जब संविधान की अनुसूची नंबर 7 को आप पढ़ते हो, तो संविधान की अनुसूची नंबर 7 में यहां पे 3 प्रकार की लिस्ट की व्यवस्था की गई है ना। तो एक तो आपने यूनियन लिस्ट कहते हैं हमें, जिसे हम लोग संघ सूची कहते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं आपका स्टेट लिस्ट, है ना, स्टेट लिस्ट होती है। उसके बाद ये लिस्ट सिस्टम है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कनकरेंट लिस्ट होती है। तो कनकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो हमने हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो ये बात आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सेप्ट से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कनकरेंट लिस्ट की व्यवस्था ली है। सो प्लीज नोट इट डाउन, इन बातों को याद रखते चलेंगे। यदि वर्तमान की बात करें तो यूनियन लिस्ट में यहाँ पे 100 सब्जेक्ट हैं, और इन यूनियन लिस्ट का मतलब होता है कि इस पर पार्लियामेंट कानून बनाएगी, इस पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाएगी। दूसरी बात, यहां स्टेट लिस्ट की बात करें यानी राज्य सूची की बात करें तो इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। वहीं पे कंकरेंट लिस्ट की बात करूं मैं तो यहां पे 52 सब्जेक्ट हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। यदि मैं बात करूं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में, यदि मैं बात करूं मूल संविधान में, तो याद रखना मूल संविधान की स्थिति यह थी कि राज्य सूची में 66 विषय थे। कितने? 66 विषय। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, तो ये जो 5 सब्जेक्ट थे, यहां से 5 सब्जेक्ट हटा करके कहां पे रख दिए? कनकरेंट लिस्ट में। कनकरेंट लिस्ट में इसका तात्पर्य यह हो रहा है कि कनकरेंट लिस्ट में मूल संविधान में 47 सब्जेक्ट थे। सो ओरिजिनली यहां पे 47 थे और 47 + 5 जो हो जाएगा 52। सो इस तरीके की आपको बातों को याद रखना, इस तरीके के ये डाटा भी याद रखना, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ग्रेट। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न का आंसर भी सभी के सभी लोग देंगे, एक एक करके देंगे। मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछता है ये, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके वनडे एग्जाम्स में भी मिल जाता है और अदर एग्जाम्स में भी मिल जाता है। स्टेट पीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल, ये फैक्चुअल नेचर के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि भारत के संविधान में 22 पार्ट्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 जो है अनुसूचियां थी। क्योंकि यहां पे बात की जा रही है मूल संविधान की यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने बार बार आप लोगों को बताया इस बात को लेकर के कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वो संविधान जो 26 जनवरी और 1950 के दिन पे था,
वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 के दिन था, उसे हम लोग मूल संविधान की संज्ञा देते हैं। उसके बाद तो संविधान में बहुत सारे हमने परिवर्तन कर दिए, है ना, उसके बाद तो हमने संविधान में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, है ना, ए ऑप्शन, क्योंकि मूल संविधान की यहां पे बात की जा रही है, मूल संविधान की यहां पे बात की जा रही है, इस बात को आप याद रखेंगे। ग्रेट। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात, है ना, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, हाँ ये देखो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो संविधान में वर्तमान में यदि अनुसूची की बात करें तो संविधान में वर्तमान में अनुसूची नंबर 12 तक पहुंच गए हम लोग। सो 4 अनुसूचियों को, 4 स्केड्यूल को हमने संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा, संविधान के संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियों को जोड़ा। अब देखो इसमें नोट करने वाली बात यह है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अनुसूची को कब जोड़ा। तो देखो यदि मैं बात बोलूं कि 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची को आपको पता है हमने कब जोड़ा, ये हमने संविधान के संशोधन नंबर फर्स्ट से जोड़ा। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये हुआ था 1951 में, इसमें जोड़ लिया हमने। उसके बाद 10th जो स्केड्यूल है वो हमने कब जोड़ा, याद रखना, ये इसमें हमने एक संविधान में संशोधन किया था, 52nd संविधान संशोधन, है ना, और ये किया था हमने 1985 में, और इसमें दल बदल कानून आया था और इसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था। इसके माध्यम से हमने जब 1985 में यानी 1985 में हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी थी। उसके बाद हमने जो 11वीं अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची जोड़ी पंचायत से संबंधित है, जो कि वो जोड़ी थी हमने 73rd अमेंडमेंट के माध्यम से, है ना। तो ये 73rd अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से 1992 में हमने इसको जोड़ा था, है ना। तो 1992 में आपको याद रखना है, 1992 में हमने जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी। उसके बाद हमने जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में हमने पंचायतों को रखा और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से हमने इसको जोड़ा, और ये कब जोड़ा, 1993 में इसको हमने जोड़ा। तो इस तरीके से ये चीजें आपको याद होना चाहिए एज इट इज, बिल्कुल संख्या के हिसाब से, इसीलिए जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात की गई है। सो ऑल इंडिया सर्विसेज में आप बता सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 310 यानी 310, 311, 312 और 313। सो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में यदि आपको पता होना चाहिए तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में हमने संविधान के अनुच्छेद 312 में बात की है, संविधान के अनुच्छेद 312 में। भारत में कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सो प्लीज इस बात को भी याद रखेंगे, भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज है 3, है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है, 3 है, और इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन सी है सर, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा है, दूसरी है आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसके बाद तीसरी है आईएफएस, है ना, यानी यहाँ पे भारतीय वन सेवा। तो यहाँ फॉरेस्ट का मतलब एफ से मतलब फॉरेस्ट है, फॉरेन नहीं है, इस बात को याद रखना। सो आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी लोग सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि अभी हमारा थोड़ा सा उद्देश्य है कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करें, एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन कवर करना है, इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को बीच में कम्युनिकेशन ना करते हुए अपने कंटेंट पे बहुत फोकस करें, सो दैट कि आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो, है ना। क्योंकि मैंने एक बात देखी कि यदि बहुत सारा जब कम्युनिकेशन हम लोग बात करते हैं तो उसमें कंटेंट हमारा कम डिलीवर हो पाता है, तो जितना फायदा आपको एक लेक्चर में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अब आप लोगों से लास्ट में मैं बात किया करूंगा, अभी शुरुआत में पूरा कंटेंट आपको दिया करूंगा, ठीक है। और जब क्विक रिवीजन करेंगे तो उस समय हम आंसर्स भी लेंगे और आप लोगों ने कितना सीखा ये भी हम बात करेंगे। ओके, सो इतनी बात आप समझेंगे। ग्रेट, आइए शुरू करते हैं, है ना। तो आर्टिकल 312 में ये ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात की है। चलो, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या लिखा गया है, भारत संविधान की अनुसूची नंबर 4। तो इस तरीके से आपके अलग अलग अनुसूचियां भी याद होना चाहिए, पूरी की पूरी 12 अनुसूची आपको याद होना चाहिए, पूरी की पूरी 12 अनुसूची याद होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है सुमन बंसल जी, बिल्कुल बिल्कुल डाउट, मैं कमेंट देखता रहता हूं, ठीक है, कमेंट देखता रहता हूं, ठीक है। चलो, सो अब भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी संविधान की जो 4th शेड्यूल है वो किस चीज के बारे में है ना, किसके बारे में है, ये कह रहा है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो ये बिल्कुल सही बात है, संविधान की जो अनुसूची नंबर 4 है यानी शेड्यूल नंबर 4 है,
उस समय राज्यसभा के सीटों के बारे में बात की गई है कि किस राज्य के लिए कितनी सीटें हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो ये बात याद रखना आपको। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि आपको पूरी की पूरी 12 जो है स्केड्यूल्स याद होना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, एक ट्रिक है इसके लिए, वो जनरली लोग यूज करते हैं, वही मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक है 12 स्केड्यूल याद करने के लिए। तो एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ टीयर्स ऑफ टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना, ओल्ड पीएम, ये ट्रिक है इसकी, इस तरीके से याद रखेंगे, है ना। सो इसमें क्या है, टी फॉर क्या है, टेरिटरी। आप जानते हैं कि इसमें स्टेट के नाम है, हमारे राज्यों के नाम है, हमारी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई, तो टेरिटरी। इसमें दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें एमोल्यूमेंट्स की बात की है, यानी वेतन और भत्ते के बारे में बात की है। ठीक है, ए फॉर अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है यहां पे। सो ओथ एंड अफर्मेशन की बात यहां पे की गई है। ठीक है, यानी शपथ के बारे में बात की गई यहां पे। ठीक है, उसके बाद आर है, आर फॉर राज्यसभा में सीटों का आवंटन, है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ग्रेट, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद एस है, जो है ये बेसिकली स्केड्यूल्ड एरिया है ना, स्केड्यूल्ड एरिया के लिए है ना। तो यहाँ पे राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है बेसिकली असम, त्रिपुरा, मेघालय और जो है मतलब ये 4 राज्य के लिए, है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, है ना। तो ये एटीएम स्क्वायर से हम लोग बोलते हैं। तो ये 6 राज्यों के लिए है। तो टीयर्स ऑफ यानी अदर स्टेट्स के, अदर जो है स्पेशल जो अदर शेड्यूल्ड एरिया है उनके बारे में हमने बात की यहाँ पे, अदर शेड्यूल्ड एरिया। ओके, उसके बाद एफ, एफ से होता है फेडरेशन, है ना। और फेडरेशन का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण। और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण किस तरीके से होगा, आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक संवर्ती सूची है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां वितरित हैं वो इन सूचियों के माध्यम से, इन पर्टिकुलर लिस्ट के माध्यम से है। तो फेडरेशन की व्यवस्था संविधान की अनुसूची नंबर 7 में की गई है। उसके बाद ओ फिर है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है 8वें नंबर की, है ना, ये 8वें नंबर की अनुसूची है। तो 8वें नंबर में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 10वें नंबर में लैंड रिफॉर्म है ना, लैंड रिफॉर्म है, आप लिख सकते हैं इन सब चीजों को, लैंड रिफॉर्म है। और डी में यहाँ पे 10वें नंबर पे 10 बहाने करके ले गई दिल, तो यहाँ पे 10 बहाने दल बदल है यहाँ पे, यानी आपका एंटी डिफेक्शन के बारे में बात की गई है, दल बदल के बारे में बात की गई है। ठीक है, सो डिफेक्शन के बारे में बात की गई है यहाँ पे, डिफेक्शन। ठीक है, डिफेक्शन। इसके बाद पी पे पंचायत है, यहाँ पे 11वें नंबर पे पंचायत है। और जो है लास्ट नंबर यानी 12 में म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी है। तो ये आप याद रख सकते हो पूरी की पूरी 12। ठीक है, इस तरीके से आपने इस चीज को याद कर लिया। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमें ये तो क्लियर हो गया, अब हमें पूरी की पूरी जो है स्केड्यूल्स याद हो जाना चाहिए। और देखो अब इन सब चीजों को ना बहुत गंभीरता से समझो, फिर से मैं बात बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना चाह रहा हूँ। और यदि आप लोग ये इस चीज को चाहें तो, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बीच में बात करने से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, इसीलिए मैंने सोचा है ऐसा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही जो है सुमेलित है, यानी करेक्टली मैच्ड है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो ये देखेंगे, पहली बात ये कह रहा है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है। क्या संविधान के दूसरे भाग में मौलिक अधिकार है, तो आपका जवाब होगा जी नहीं। संविधान के भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाता। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, तो आप बोलोगे जी नहीं। संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में बात की है। संविधान का भाग नंबर 4 का यानी भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, तो ये बात बिल्कुल सही है। संविधान का भाग 5वें में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये कह रहा है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है सो वो संविधान के भाग नंबर 4 में है। सो ये बातें आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, ग्रेट, ठीक। सो एक एक बातें हमें याद हो गई, तो आंसर हमारा हो जाएगा करेक्टली मैच्ड के हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सब गलत है। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अभी अभी आपको यहाँ पे एक जो सवाल है उसमें पार्ट्स पूछे गए, किस भाग में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। ये कह रहा है पंचायत जो है वो पार्ट 9 में है, ये बात सही है, पंचायत पार्ट 9 में है।
नगर पालिकाओं के बारे में बात करें या म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात करें, तो ये जो है पार्ट 9A में है। और यदि मैं बात करूं सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं, तो ये पार्ट 9B में है। बिल्कुल सही है, 9B में है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल जो है पार्ट 10 में नहीं, पार्ट 14A में है। ट्रिब्यूनल्स जो है वो 14A में है, इसीलिए जो है यही वो चीज है जो गलत है। इसमें लिखा है नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट, आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, देखो बहुत इत्मीनान से समझेंगे। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, यानी क्या पोजीशन थी भारत की इस समय की बात करें तो। ये कह रहा सर भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये बात लिखी थी। ये लिखा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष जो है गणतंत्र है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये दो शब्द जो है ना, बल्कि मैं बोलूं कि संविधान की प्रस्तावना की बात करूं, प्रेम्बल में 3 शब्द बाद में जोड़े गए, है ना। 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। वो कौन कौन से थे? एक तो सर सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सोशलिस्ट यानी ये बाद में जोड़े गए 1976 में, यानी 1950 में ये थे ही नहीं, है ना। 1950 में शब्द थे ही नहीं। सोशलिस्ट एक सेकुलर और एक जो है इंटीग्रिटी यानी अखंडता जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, अखंडता। यानी कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्दों को हमने बाद में जोड़ा है। इन तीनों शब्दों को बाद में जोड़ा। इस हिसाब से हम ये देख लेंगे कि कहां पे ये शब्द आ रहे हैं। तो देखो इसमें सोशलिस्ट आ गया तो ये ऑप्शन होगा नहीं, इसमें सेकुलर आ गया तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और 3 शब्द थे आपको पता है, तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो ये 2 बार रिपब्लिक हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारे देश की स्थिति थी, ठीक है। हमारे देश की स्थिति क्या थी? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? यानी अलग अलग जो संविधान के निर्माता, हमारे भारत के संविधान के जो निर्माता थे, उनके जो विचार थे वो आखिर कहां पे देखे जाते हैं? तो हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में इन सबके विचार देखे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करूं, के मुंशी साहब वो संविधान की कुंजी बता रहे, वो बताते हैं कि ये हमारे हमारे देश की जो है ये क्या है? कुंडली है, यानी ये हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है। दूसरी बात, वहां पे भार्गव दास जी हैं, वो बहुत सारे बातें बोलते हैं। पालकी वाला जी हैं, वो बोलते हैं कि संविधान का परिचय है ये। तो अलग अलग विचार हैं और संविधान में अलग अलग उद्देश्य जो हैं, संविधान के अलग अलग उद्देश्य के बारे में हमने संविधान की प्रस्तावना में ही बात कर दी कि हमें समानता रखना है, हमारे देश में स्वतंत्रता होना चाहिए, हमारे देश में न्याय होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी प्रियम्बल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रियम्बल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसी तरीके से। अब हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की जो है फ्रेटर्निटी की बात की गई। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि 3 प्रकार के न्याय की बात की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भाईचारे की बात की हमने। तो इस तरीके से आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो प्लीज इन सब चीजों को आप जरूर याद रखें, है ना, जरूर याद रखें। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है, यानी कि लीगल रूप क्या है? क्या भारत की प्रस्तावना को हम लोग इंप्लीमेंट करा सकते हैं? कैन नॉट बी इन्फोर्स, या क्या हम उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं कानून में? कैन बी अप्लाइड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी विशेष परिस्थितियों में हम इसे अप्लाई करा सकते हैं। और कह रहा है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रश्न का आंसर आप सभी लोग देंगे। तो आप सबको पता है कि जो हमारा आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या होता है? बेसिकली प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये संविधान का जो नॉन जस्टिसेबल पार्ट है, इसका मतलब कि यदि इसका उल्लंघन होता है तो आप जाकर के कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो कि सरकार ने जो है संविधान की प्रस्तावना को फॉलो नहीं किया। तो इस टाइप की चीजें याद रखना। सो आंसर क्या हो जाएगा कि इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। सो यहाँ पे आंसर आपको हमेशा याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आइए हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, है ना। तो किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? अब देखो इसमें 3 केस है ना। 3 केस में कौन कौन सा है? एक तो सर यहाँ पे बेरूबारी केस है ना, एक तो बेरूबारी केस है, बेरूबारी केस है। दूसरा जो है आपका केशवानंद भारती केस है,
केशवानंद भारती केस है, और जो है तीसरा जो है वो केस है वो LIC केस है ना, LIC। ये जो है 1960 का केस है, ये जो है 1973 का केस है, और ये जो LIC केस है ये बेसिकली 95 का केस है। सो अब यहाँ पे अलग अलग केसों की बात हो रही है। सो किस केस में ये कहा गया कि ये संविधान का हिस्सा नहीं, तो याद रखना बेरुबारी केस में ये बोला गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। सो ये बेरुबारी केस में कहा गया। सो ऐसी चीजें याद रखते रहना है हमें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद केशवानंद भारती केस में और LIC केस में दोनों में ये कहा गया कि ये संविधान का हिस्सा है और इसे हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसे इसका हम संशोधन कर सकते हैं, ऐसी बात की गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे। सवाल कह रहा है भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। तो आपको बताना, भारत संप्रभु कंट्री है, भारत हम जानते हैं सॉवरेन कंट्री है, तो सॉवरेन कंट्री है तो सॉवरेन के बारे में कुछ बातें हैं कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है ये भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है, क्या ये बात सही है। तो ये बात सही है, भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, क्या ये बात सही है। क्या भारत की संप्रभुता इस बात से कम हो जाएगी, तो जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होती है। ये हमने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था, तो इस तरीके से आंसर इसका केवल 1 होगा। कि मैंने आपको बताया था हम चाहे कॉमनवेल्थ नेशन के सदस्य हो जाएं या किसी भी एंटिटी के सदस्य हो जाएं, हम लोग सॉवरेन हैं, हम लोग संप्रभु हैं, हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, डिसीजन मेकिंग के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता है। हेंस आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूं कि आप मैक्सिमम लोग आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के। इसके बाद देखो हम लोग जो कल हमने 1 से 25 क्वेश्चन किए थे उनका इसके बाद जस्ट क्विक रिवीजन करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सेशन को प्रोडक्टिव हम लोग बनाएंगे, वो तभी बनाएंगे जब हम लोग थोड़ा सा एंगेज रहेंगे, लोगों को थोड़ा सा क्लास को शेयर करेंगे। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि थोड़ी सी क्लास को और लोगों तक भी पहुंचाने की कृपा करें। सो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है, यानी जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो उसका लाभ क्या होता है, ये बात पूछी जा रही है। यानी इसके पॉजिटिव्स आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, क्या ये बात सही है। देखते हैं अभी, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि अभी किसी की गवर्नमेंट है, अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, बाद में मान लो किसी और की सरकार आ गई, फिर किसी और की, तो ये पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नहीं करती है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद कार्यपालिका जो है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है, ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है ना, कि कार्यपालिका है हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो लोकसभा के लिए क्या है, जिम्मेदार है ना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। सरकार का अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता, अपने यहाँ पे याद है, जैसे PM मोदी जी हैं तो उनका निर्वाचन नहीं होता है, उनका जो है वो पार्टी जो भी बहुमत दल है उसका कोई भी लीडर जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस तरीके से तो ये जो है गलत है ना। आप वैसे भी बदल सकते हो, बिना निर्वाचन के ही बदल सकते हो, यदि क्या हुआ, यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो इस तरीके से। तो पहला तो गलत है, क्योंकि लेजिस्लेचर, आप सोचो कि विधायक का जो मंत्री बैठते हैं, मंत्री ही क्या काम करते हैं, वो विधायन का भी काम करते हैं, यानी कानून भी बनाने का काम करते हैं, तो इस तरीके से बहुत अलग नहीं है यहाँ पे। तो ये आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि इसमें लाभ पूछा गया, क्या इसके प्रमुख लाभ है, मेन इसका लाभ क्या है। चलो इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखो प्रश्न बहुत अच्छे हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था को मूलभूत लक्षण है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसे है। ये कह रहा है कि सर यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, क्या भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। उसके बाद कह रहा है भारत में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारे यहाँ पे संसदीय सरकार होती है, तो ये बात तो सही है, केंद्र के स्तर पे भी संसदीय सरकार होती है और राज्य के स्तर पे भी संसदीय सरकार होती है। याद रखना, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे भारत में संसदीय सरकार है, तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम बात करेंगे तीसरा, ये कह रहा है सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम लोग शुरुआती करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign secular सोशलिस्ट सेकुलर
सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये सीक्वेंस में हम बात करते हैं ना, तो इस तरीके से। तो हम लोग वी द पीपल यहाँ पे क्या है, हम लोग एम्पावर्ड हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सुप्रीम पावर रखते हैं। उसके बाद ये कह रहा है इट प्रोवाइड फॉर द यूनिफाइड पावर, या फिर मैं बोलूं एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। तो ये बात सही है ना, ये बात सही है कि यहाँ के लोगों में शक्ति है, ये यूनिफाइड पावर की बात कर रहा है। सो ये बात सही है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सर 4 के 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ड्रीम गर्ल का एक क्वेश्चन है कि सर यदि हमें संविधान की अनुसूची नंबर 7 में हमें क्या करना है, बदलाव करना है, तो क्या हमें राज्यों की सहमति जरूरी है, 50% राज्यों की सहमति जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो वहां फेडरल नेचर चेंज हो रहा है। जहां पे भी फेडरेशन प्रभावित होगा, हमारे देश का फेडरल नेचर प्रभावित होगा, वहां राज्यों के बहुमत की जरूरत होगी, वहां राज्यों की बहुमत की जरूरत होगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आगे की बात करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 42, कल्याणकारी राज्य के बारे में बात की जा रही है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना क्या है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना क्या है? तो ये कह रहा है कि सर अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है, कमजोर वर्ग का कल्याण प्रबंध करना है, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य मुहैया कराना है। देखो अब आपको मैं बताऊं कि इनमें से ये सब काम है, परंतु इसमें से सबसे सटीक आंसर कौन है? जब हम सटीक आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी हम इसी तरीके से समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट है क्या, कि वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल, है ना, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम पीपल, यही हम बात करते हैं। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एंश्योरिंग मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आप 200 क्वेश्चन आप देख लोगे इस पूरी सीरीज के, आप पॉलिटी में बहुत एम्पावर्ड फील करोगे। अभी तो शुरू हुई है, अभी तो इसको मतलब अभी 50 क्वेश्चन तक करेंगे और कल वाले जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है। आइए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है कौन है? सो भारत में यदि मैं बात करूं कि राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल पावर किसके पास है, कह रहे पब्लिक के पास, कॉन्स्टिट्यूशन के पास, पार्लियामेंट के पास और प्रेसिडेंट के पास। अब देखो यहां पे बात की जा रही कि पॉलिटिकल पावर किसके पास है, तो याद रखना पॉलिटिकल पावर जो है यहाँ पे जनता के पास है, यहाँ पे जनता के पास, इसका स्रोत जो है वो जनता है ना, क्योंकि भारत के लोगों ने संविधान बनाया। सो भारत के लोग इस सत्ता का जो है केंद्र है, भारत के लोग जो है इस सत्ता का स्रोत है। इस बात को आप महत्वपूर्ण तौर से याद रख सकते हो। बी द पीपल, पब्लिक, लोग हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आप जानते हैं कि भारत में फेडरल व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। सो फेडरल व्यवस्था के संदर्भ में हमें बात करनी है, फेडरल व्यवस्था के संदर्भ में। तो इसमें कहा जा रहा है कि सर संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। एकात्मक झुकाव है इसमें। आप जानते हो कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, जब हमारे देश में आपातकाल लगता है, तो ऐसे देश में हमारे ऐसी स्थिति में हमारा जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुक जाता है, केंद्र को ज्यादा पावर मिल जाती है ना। सो केंद्र को ज्यादा पावर मिल जाती है। तो इस तरीके से ये सम्मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, एकात्मकता का और फेडरेशन का, ये मिश्रण है। दोनों संघ और राज्य विधायिका का प्रभुत्व संपन्न है, यानी क्या हमारी जो संसद है और साथ साथ में हमारी विधानसभा है, क्या वो सॉवरन है, क्या वो संप्रभु है? तो जवाब होगा जी नहीं, वो संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट संप्रभु है, और संप्रभु का मतलब होता है कि पार्लियामेंट ने जो कह दिया वही होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यदि पार्लियामेंट ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, संविधान के विरोध में कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट फिर संविधान को इंटरप्रेट करेगा और बोलेगा तुम भाई गलत बोल रहे हो, और तुम्हारे कानून को हम नल एंड वाइड घोषित करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये संप्रभु नहीं है। अब यदि आप उत्तर देखोगे तो इस तरीके से प्रॉपर उत्तर आपको मिल जाएगा कि जिसमें 3 है वो तो होगा ही नहीं, तो सभी चारों में भी 3 हो गई, और 1 और 2 तो करेक्ट है ही। तो इस प्रकार से आंसर हमारा करेक्ट होगा। 4th हमने नहीं भी पढ़ा तो भी हमारा आंसर करेक्ट आ गया। विधायकीय, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ और उनकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। सो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघवाद को सहकारी यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? देखो एक सवाल पूछा जा सकता है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, है ना। तो भारतीय यानी जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप याद रखना, ये कहा है ग्रेविन ऑस्टिन ने, प्लीज नोट इट डाउन। सो ग्रेविन ऑस्टिन ने क्या कहा कि भारतीय संघवाद जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में कॉर्पोरेशन की भावना है, सहकारी भावना है। ग्रेट।
भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल कब अंगीकृत किया गया, ये डेट आपको बताना है कि स्टेट एम्बल को हमने कब अडॉप्ट किया। सो कमेंट करके आप मुझे बताएंगे इस प्रश्न का। ये आंसर नंबर 45 है। सो स्टेट एम्बल अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच डेट, तो 15 अगस्त, है ना, कब किया हमने, जल्दी से आप एक बार कमेंट करके हमें बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ग्रेट। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सी होगा, 26 जनवरी 1948। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इस आज के दिन के लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूँ कि कितने लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करते हैं, ठीक है। सो आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका 7। तो किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो आपको पता है कि जो है 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को हमने राष्ट्रगान को अपनाया था, ठीक है। 24 जनवरी को 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया था। तो ये आंसर हमें पता होना चाहिए। आंसर अभी आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है आप सभी लोग उसका कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद जरूर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। सो क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट, है ना, नया राज्य बनाने की इस कहां पे कर सकते हैं। तो याद रखना संविधान का अनुच्छेद जो 3 है, संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, इसमें पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो नया राज्य बना सकता है ना। नया राज्य बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, नया राज्य क्रिएट कर सकता है, जैसे हम बोलते हैं सृजन कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या बात हुई कि नए राज्य का एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, स्थापना कर सकता है, और दूसरी बात बोला गया है कि एडमिशन कर सकता है, ठीक है। सो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और 49 नंबर का क्वेश्चन है आज, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी। तो क्या फीचर है इसका, मतलब क्या फीचर नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी। सो इंडिया हैज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये बात भी ठीक है। द यूनिट टू बी फेडरेटेड एज गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ये बात सही है कि फेडरेशन में यहाँ पे क्या है कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब नेक्स्ट है डी लिखा, इट इज द एग्रीमेंट ऑफ इट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यूनियन और फेडरेशन, यानी जो हमारा केंद्र है और राज्य है उनमें कोई सहमति बनाई गई थी क्या, क्या उनमें कोई एग्रीमेंट हुआ था। तो जवाब होगा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। वी आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, है ना, वी आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। सो यहाँ पे चूंकि पूछा ही गया कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट, आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 40। अब क्वेश्चन नंबर 50 वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है संघ राज्यों का प्रशासन, यानी जो यूनियन टेरिटरीज है, बिल्कुल, है ना, यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है, यूनियन टेरिटरीज की। तो यूनियन टेरिटरीज का जो प्रशासन है वो किसके नाम पे होता है, किसके नाम पे होता है। इसके बाद आप फिर क्विक रिवीजन करेंगे, यानी जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, फटाफट सभी लोग आंसर देंगे और आंसर पे चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग 3 लोगों की शुरुआत में आंसर पढ़ेंगे, जो भी आंसर देगा उसका शुरुआत के 3 नाम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। यस, ग्रेट ग्रेट, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के नाम पे यूनियन टेरिटरी का प्रशासन होता है, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखना। अब हम बात करते हैं रिवीजन, जो कल हमने पढ़ा था वो क्वेश्चंस का रिवीजन। तो फटाफट आ जाएंगे सभी के सभी लोग, एक बार शेयर कर देंगे सभी के सभी लोग सेशन को। और ये क्विक रिवीजन है, बेसिकली कल का जो है क्विक रिवीजन है, कल जो हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन है। जल्दी से 10 मिनट में हम इसे समराइज करेंगे और कम समय में भी हो सकता है, इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आंसर देंगे। शुरुआत के हम जो है 3 आंसर आपके पढ़ पाएंगे
और उसके बाद इसीलिए जल्दी जल्दी आंसर देना फटाफट से। चलिए, पहला प्रश्न आपसे कल हमने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? ग्रेट, और फटाफट जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है, सभी लोगों के आंसर चाहिए मुझे, है ना। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया अभी तक। ठीक है, ए के ब्रो बोल रहे हैं सर इसका आंसर होगा बी। सुमी बोल रही है बी आंसर होगा, और पूजा ने बोला बिल्कुल आंसर होगा बी। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, है ना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यहाँ पे चीन और चाय का बात की जा रही, इन दोनों को छोड़ करके। ठीक है, तो अब इस प्रश्न का आंसर देंगे किस जो है चार्टर में ये बात हुई थी, किस चार्टर में ये बात हुई थी। ग्रेट, तो सभी लोग आंसर देंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, देखो आप सभी लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा जल्दी देना है आंसर, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा? यस, आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग बताएंगे। यस, देखो कर यहाँ सुमी बोल रहे हैं डी आंसर, डी डी तो नहीं होगा। आरती बोल रही सर ए आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आरती पाल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, ये कल प्रश्न किया था, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेली प्रश्न जरूर हल करो भाई। डेली जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, आप 200 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, पॉलिटी इससे बाहर नहीं जाएगी, परेशान मत हो बिल्कुल, है ना। तो मैंने क्या बोला था? 1813, और पूरा डिटेल में बताया था, और भी प्रोविजन बताए थे ना 1813 के, है ना। तो आप लोग इसीलिए कह रहे हैं बिल्कुल टाइम पे रहो क्लास में, और डेली करो क्लास, इससे आप बहुत फायदा लेने वाले हो उस क्लास से, ठीक है। सो देखो आरती पाल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, आरती पाल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, एक सिंगल आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। बाकी आप सभी लोग आंसर नहीं दे पा रहे क्योंकि आप बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे क्लास को, बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो ये बात होगी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी प्रशासनिक सेवाओं में भारतीय लोगों को कब अलाउ किया गया, ये बात यहाँ पे की जा रही है। सरल शब्दों में बात करें तो, सरल शब्दों में बात करें तो, सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है और बिल्कुल आसान है, ये भी मैंने कल किया था, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, देखो डेली क्लास करो, और मैं बता रहा हूँ कि आप इतना कर लोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार, ये बहुत कम समय में। अभी हम और सब्जेक्ट भी करेंगे, जैसे ही पॉलिटी के 200 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट को उसके भी 200 क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, बस ये 200 200 200 क्वेश्चन की सीरीज देख के चले जाना, बस काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, तो चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा, याद रखना आंसर मैंने बताया था आप लोगों को, 1833 का अधिनियम। इसमें पहली बार बोला गया था कि सिविल सर्विसेज की एक ओपन परीक्षा होगी, सिविल सर्विसेज की एक ओपन परीक्षा होगी, और सिविल सर्विसेज की एक ओपन परीक्षा होगी जिसमें जो भी योग्य होगा वो आएगा। इसमें इंडियन हो चाहे इंग्लैंड का हो, कोई भी वो जो है परीक्षा दे सकता है। परीक्षा पास करो, आप सिविल सर्वेंट बन जाओ। तो यहाँ पहली बार यहाँ पे थ्योरेटिकली बात की गई थी, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? मैंने आपको बताया था 1853 में किया गया था। और इस समय पे मैंने एक और बताया था साथ में, मैकॉले कमेटी इसी से संबंधित है। तो आपसे मैकॉले कमेटी भी पूछी जाएगी तो भी आंसर याद रखना है। सो आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट, यहाँ शुरुआत हुई थी, इसमें इसको अनुमति मिल गई थी और प्रॉपर तरीके से यहाँ से काम चलने लगा था। यानी इसका इंप्लीमेंटेशन कब हुआ था? इससे इंप्लीमेंटेशन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कल पूरा डिटेल में बात की थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? सो किस के पे ये शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या फिर जो है भारत शासन अधिनियम
1919। इसका भी आंसर कल बताया था मैंने। सो बिल्कुल सिंपल आंसर है, मैंने बताया था कि बजट पर पहली बार बहस करने का अधिकार कब मिलता है, तो ये मिलता है 1892 में। 1892 में ये बजट पर पहली बार बात करने का, बहस करने का अधिकार यहां में मिलता है। ठीक है, सो ये बात याद रखना है। ग्रेट। अब देखो यही बात बोलनी, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और मैंने आपको कराए हैं, पूरा कराए हैं अच्छी तरीके से, लेकिन आप आंसर नहीं दे रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आप इसको थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। बस इतनी सी बात मैं आपसे कन्वे करना चाह रहा हूं कि क्विक रिवीजन, इसका मतलब अब आपका बहुत सही हो जाना चाहिए। ये जो पॉलिटी सेगमेंट है, अभी जो आने वाले, देखो ये पूरा निचोड़ है, याद करना, पूरी पॉलिटी के 200 क्वेश्चन निकाले हैं, है ना। तो इसीलिए आप एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं देखोगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में बस क्रक्स आ जाना चाहिए, ये हमने यहाँ पे ध्यान रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट। सो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, जैसे कि सुमी ने आंसर सही दिया है, पूजा ने आंसर सही दिया, और आरती ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, और कीर्ति ने सही आंसर दिया, और शशि दुबे ने भी। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में कब की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात यानी कम्युनल इलेक्टोरेट की बात कब की गई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात कब की गई, तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, है ना। तो कब की गई थी, आपको पता होना चाहिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 में की गई थी, है ना। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 में की गई थी हमने कम्युनल इलेक्टोरेट की बात। ठीक है, तो ये आंसर किसने सही दिया, देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर देते हैं। सो इसमें देखो अभी आप लोगों की तरफ से आंसर नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है आप लोगों की तरफ से आंसर, है ना। खैर, तो आंसर हो जाएगा अपना, ग्रेट, तो आंसर हो जाएगा अपना बी। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही है, शशि दुबे ने देखो करेक्ट आंसर दिया, सुमी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, पूजा ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, ग्रेट। चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई है, किस जो है अधिनियम के माध्यम से, फेडरल कोर्ट होगा एक, ये किस अधिनियम के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई कि देयर शुड बी अ फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय होगा एक। और ये कब बात की और ये कब बना, तो आपको पता है कि 1937 में ये बन के तैयार होता है, और 1935 के अधिनियम में इसके बारे में बात की जाती है। 1935 के अधिनियम में इसके बारे में बात की जाती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि 1935 के अधिनियम में, यानी आंसर अपना डी होगा, आंसर अपना डी होगा। इस तरीके से चीजों को तैयार रखना है, इस तरीके से चीजों को। फेडरल कोर्ट कब, 1935 के अधिनियम में हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से रिवीजन करते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत आया था, केंद्र में द्वैध शासन, और द्वैध शासन भी मैंने बताया था कि एक ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट। सो केंद्र में द्वैध शासन कब आया था, तो ये आया था 1935 के अधिनियम में। और यहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यों में द्वैध शासन कब आया था, राज्यों में द्वैध शासन की जब आपसे बात की जाएगी, तो राज्यों में आया था, याद रखना, राज्यों में ये आया था, राज्यों में आया था आपका 1919 में, है ना, और केंद्र में ये आया था 1935 में। सो प्लीज नोट इट डाउन। ये कल मैंने इसको और डिस्क्राइब किया था अच्छे से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि डेली का आप देखते चलो बढ़िया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1935 का अधिनियम, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका रिवीजन करेंगे। क्या कहता है सवाल, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक बनाई गई, यानी हमारी जो विधान पालिका है वो कब उसमें लोअर सदन और अपर सदन आया, कब पहली बार ये जो आज हम लोग राज्यसभा और लोकसभा समझते हैं, तो पहले लोअर हाउस और अपर हाउस हुआ करता था, तो ये कब आया, तो ये आया, याद रखना, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। कल डिटेल में बात की थी मैंने, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं कि आप प्लीज रिवाइज जरूर करो, डेली क्लास को टाइम से देखो, आपको बहुत फायदा होगा। ये जो 200 क्वेश्चन है आपकी पॉलिटी, अगला जो है साइंस, अगला हिस्ट्री, सबके जो 200 क्वेश्चन है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ग्रेट, तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने इसमें देखो आंसर सही दिया, जैसे कीर्ति उपाध्याय ने, शशि दुबे ने और सही आंसर दिया, पूजा ने भी यहाँ पे सही आंसर दिया। ग्रेट, सुमी ने भी, यहाँ सुमी गलत आंसर बता रही, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से प्रेरित है, आपको पता है कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, लेकिन ऑर्डिनेंस के बारे में मैंने बताया था कि ऑर्डिनेंस के बारे में सबसे पहले बात कब की गई थी, तो 1861 के काउंसिल एक्ट में बात की गई थी। लेकिन जो वर्तमान में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, वो कहां से, उसका ये जो आइडिया कहां से लिया, वो बेसिकली हमने लिया है कहां से, याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, 1935 से। सो ये भी महत्वपूर्ण है, जरूरी है, याद रखना है। ठीक है,
याद रखना है आपको कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी करता है, और जो राज्यपाल है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है आर्टिकल 213 के अंतर्गत। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 10, इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया, यानी इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, कहां पे स्टैब्लिश हुई, यानी संवैधानिकता का जो है निरंकुशता, यानी संविधान की व्यवस्था तो है लेकिन संविधान निरंकुश हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था ये 1935 के अधिनियम में हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो राइट्स हैं, मैक्सिमम जो अधिकार है वो वाइसरॉय के पास और गवर्नर जनरल के पास हो रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, करेक्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर है। आरती पाल बिल्कुल करेक्ट आंसर, शशि दुबे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। यानी जो केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण किया गया, केंद्र में जैसे केंद्र की स्टेट लिस्ट, राज्य की स्टेट लिस्ट हो गई, और केंद्र की यूनियन लिस्ट हो गई, या फेडरल लिस्ट उस समय पे कहते थे हम लोग। तो फेडरल लिस्ट की व्यवस्था और प्रोविंशियल लिस्ट की व्यवस्था ये कब आई, फेडरल लिस्ट, फेडरल, और उसके बाद आपकी से प्रोविंशियल लिस्ट बोलेंगे, और देन कनकरेंट लिस्ट, है ना। तो ये सब कहां से आई, याद रखना, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, ये सब 1935 के अधिनियम से ही आती है, 1935 के अधिनियम से आती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। आरती बिल्कुल करेक्ट आंसर, पूजा बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। देखो यहाँ पे फिर से बात हो गई, एक संघीय व्यवस्था यानी फेडरेशन, फेडरल व्यवस्था, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण, तो ये 1935 में आया। और उसके बाद द्वैध शासन केंद्र में कब आया, 1935 में, और किस अधिनियम से आया, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हो, 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखो कितना सिंपल हो रहा है, यदि आपने कल की क्लास कर रहे होते ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ना हलवा क्वेश्चन लग रहे होते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिख रहे होते, सही बात है, तो सच्चाई तो यही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अल्टीमेटली अब हमारा उद्देश्य कुछ अलग है, हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को एक रिच कंटेंट यहाँ पे मिल जाए और कम समय में ज्यादा कंटेंट। रही बात बातचीत की, तो हम बातचीत के लिए अलग से सेशन रखेंगे आप लोगों से, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1900 जो है क्वेश्चन नंबर 13। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ अवशेष शक्तियां किसके पास थे, है ना। तो देखो यहाँ पे तीन प्रकार की बात है, तीन प्रकार की शक्तियां थी, एक कनकरेंट लिस्ट हो गई, एक यूनियन लिस्ट हो गई, और एक जो है आपकी फेडरल लिस्ट हो गई, ठीक है। तो राज्य मतलब प्रोविंशियल लिस्ट हो गई, फेडरल लिस्ट हो गई, और एक जो हो गई आपकी कंकरेंट लिस्ट। और इसके अलावा जो शक्तियां बचती थी उन्हें हम रेसिडुअल शक्ति या अवशेष शक्तियां बोलते हैं, या अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। तो ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, तो ये जरूर याद रखना, एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, और यूपीएससी ने भी ये 2 साल पहले सवाल पूछा था। तो ये गवर्नर जनरल के पास ये शक्तियां हैं, प्लीज याद रखना, 1935 के अधिनियम के अनुसार से। यदि मैं वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, तो वर्तमान में जो रेसिडुअरी पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। वर्तमान में जो रेसिडुअरी पावर होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, यानी कि रेसिडुअरी विषयों पे पार्लियामेंट कानून बनाता है। सो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर जनरल के पास। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो ऐसी कौन सी बात है जो 1935 के अधिनियम में बात ही नहीं की। ये कह रहा है कि देश में लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, ये तो बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना पे विचार, यानी फेडरल व्यवस्था की बात कर रहा है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना, बिल्कुल सही है। ये लिखित संविधान की कोई बात ही नहीं हुई थी, यहाँ पे देश के संविधान के बारे में कोई बात ही नहीं चल रही थी। तो इस तरीके से हमारा आंसर ए होगा, है ना। इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा इसका स्थायी अवयव नहीं है, इसका कौन सा जो है पर्टिकुलर एलिमेंट था ही नहीं 1935 के अधिनियम का। तो 1935 के अधिनियम में लिखित संविधान संबंधी कोई बात हो ही नहीं रही उस समय पे, क्यों होगी, क्योंकि भारत तो स्वतंत्र हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से ए इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा की जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है किसने बात की थी कि एक जो है प्री इंडिपेंडेंस, याद रखना, स्वतंत्रता से पहले किसने बोला था कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए।
तो यहाँ पे याद रखना ये एम एन रॉय साहब है ना, तो एम एन राय, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला था ये कब बोला था, 1934 में, ठीक है। ही वाज अ कम्युनिस्ट लीडर, इन्होंने बोला था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, तीनों के नाम हमें याद रखना है। और 3 नाम कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। विलियम वुड इसका कोई सदस्य नहीं था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसमें इसका अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था इस पर्टिकुलर डेलीगेशन का। पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना, ये कब आया था? 1935 में आया था, सॉरी 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन की बात, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में आया था। तो इस टाइप के फैक्ट भी आपको याद रखते चल रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। ये 1995 के यूपीएससी में पूछा। निर्दिष्ट अंतिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? इंटरिम जो गवर्नमेंट बनी 1946 में, उसके जो डेप्यूटी चेयरपर्सन थे वो कौन थे? सो डेप्यूटी चेयरपर्सन बोले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, तो याद रखना वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, है ना। और जो माउंटबेटन मतलब जो इस समय पे गवर्नर था, वो इस समय पे क्या हो रहे हैं? वो इस समय पे इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि अभी पूरी तरीके से देश स्वतंत्र नहीं हुआ, इसलिए 1946 की बात हो रही है। ग्रेट, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इस प्रश्न का। अब ये कह रहा है सर ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पर का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो देखो ये बात तो पता है आपको, ये पर्टिकुलर जो जो हमारी संविधान सभा थी, ये कई सारी समितियां इसके अंतर्गत थी, तो ये बात सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी इस हिसाब से हमारे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। अब उसके बाद आपको ये भी पता है कि हमारी जो संविधान सभा थी वो बेसिकली कैसी थी? वो वयस्क मताधिकारों पे आधारित नहीं थी। तो ये भी पता है आपको कि वो वयस्क मताधिकारों पे आधारित नहीं थी। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे, इसमें सवाल क्या पूछा, देखो सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सही बताना है आपको, ठीक है। तो आपको डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और पहला ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। ये कह रहा है कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्या ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? तो आप बोलोगे देखो जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है उसमें एक चीज थी, लेकिन केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन का ये परिणाम नहीं थी। और ये कह रहा है कि कई बहुदलीय संगठन का ये हिस्सा थी, मतलब इसमें कई सारे बहुदलीय संरचना थी, कई सारे दल थे इसमें। तो देखो इसमें अलग अलग दल भी थे, यदि कांग्रेस के अलावा मैं बात करूं तो और सारी पार्टियां भी थी। तो इस तरीके से देखो इसका आंसर एक डिस्प्यूटेड तो बनता है, लेकिन इसका आंसर आपका ए ऑप्शन होना चाहिए, याद रखना। उसके बाद प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, है ना। उसके बाद यह बहुदलीय संरचना भी मतलब बहुदलीय संरचना थी। तो ए, सी और डी आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ए, सी और डी होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। स्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। सो स्थायी अध्यक्ष आपको पता है, इस संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कब बनते हैं? 12 दिसंबर 1946 को। उससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो है वो अस्थायी सदस्य हो रहे हैं, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया था, है ना। सो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था बेसिकली वो जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 2 तारीखें याद जरूर रखना है। एक तारीख है 13 दिसंबर 1946, और देखो मैं कल बता चुका हूं इसके बारे में पूरा, है ना। और इसके दिन ये लाया गया था और इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी 1947। सो प्लीज देखो आप लोग क्लास को बिल्कुल डेली और रेगुलर करो तो बहुत फायदा होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हो रही है? तो अंतिम बैठक हो रही है 24 जनवरी को, है ना। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हो रही है, 24 जनवरी को। और पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो ये दोनों तारीख अपन को याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? अब देखो यहाँ पे एक शब्द है तैयार कब हुआ, इसमें लागू नहीं पूछी। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे ही पूर्ण रूप पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि लागू पूछा गया है।
तो वो गलत कर देते हैं। यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, तो ये याद रखना है। तो ये 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, संविधान तैयार हो चुका था। ये बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित, एडॉप्ट एनेक्ट हमने कब किया, तो जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं कि वी हियर डू आई अडॉप्ट एन एनेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव आवरसेल्फ, है ना, अपने आप को आत्मार्पित करते हैं संविधान। और ये कब करते हैं, सर 26 नवंबर 1949 को। सो ये तारीखें जरूर याद रखना, महत्वपूर्ण है इस एग्जाम में। और आप लोग मतलब इसमें होता क्या कि हम लोग कुछ थोड़ा नहीं पढ़ा, वही होती ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला होता है ना, तो वो नहीं करना है अपन को। सो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। आपको इत्मीनान से अच्छे से पता है। देखो आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे क्लास आ गई है ना। 7 बजे आप लोग करंट अफेयर्स का जो वेट कर रहे थे काफी दिनों से, तो सुबह 7 बजे से क्लास होगी। कल जो क्लास होगी वो बजट की क्लास होगी। इस बार जो बजट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो, उसके बाद डेली अब आप लोगों की 7 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। सो बिल्कुल सभी दोस्तों को आप बता दो, सूचित कर दो। अब यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये बात होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के सदस्य थे। और ये अंतिम प्रश्न आप देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आप बता सकते हो सभी लोग इसका आंसर, ठीक है। सो ये संविधान समिति की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल साहब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यही मैंने कल कमेंट बॉक्स में भी आपको क्वेश्चन दिया था, ग्रेट। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ऐसी ही क्लास को देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक बार आप लोग और दोस्तों तक क्लास पहुंचाइए, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। और क्लास यार देखो बहुत शानदार होती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। करंट अफेयर्स की क्लास भी जो है शुरू हो चुकी है, कल से क्लास शुरू हो गई है। दूसरी बात, यदि आपका कोई विशेष कोई बात है और यदि आप इस बार यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आप इस एग्जाम को बहुत स्मूथ तरीके से क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। कोई ज्यादा बहुत हेजल फ्री, बहुत परेशान ना होते हुए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।